मीनाक्षी, हमने सबने देखा, सुना और समझा कि कैसे 2024 का जब लोकसभा चुनाव आ रहा था तो 400 पार की बात हुई थी और उसका पूरा बिल्डअप हुआ था। और उस बिल्डअप के बाद में नतीजा क्या हुआ? 240। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा अभी यथार्थ के धरातल पे चुनाव को देखना चाहिए, किसी राय पर नहीं पहुंचना चाहिए। जो वोटिंग की बात हो रही है उसमें भी बहुत सारी बातें कही जा चुकी है, जो इतनी वोटिंग का, क्योंकि उसमें नंबर मतलब जो एब्सोल्यूट नंबर है वो उतने ही रहे और इस वजह से वोटिंग परसेंटेज बाहर आ गया। दूसरी बात, एग्रीगेट अभी जो सेकेंड सर फेज का देखिए, होगा मुझे जैसा ये इलेक्शन दिखाई दे रहा है, जो मैं आप वरिष्ठों से सुन पा रही हूँ, जो हमारे रिपोर्टर्स हमें अपडेट दे रहे हैं, उससे तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि जिस भी तरफ ये वेव जा रही है, चाहे बीजेपी या टीएमसी, एक तो वेव वाला चुनाव दिखाई दे रहा है और दूसरा ये कि कोर वोटर दोनों ही पार्टी का खुलकर बाहर निकला है और बिना डर के बाहर निकला है। और अगर बिना डर के ये वोटिंग हुई है तो दो ही चीज हो सकती है, या तो 110% परिवर्तन है जो बात अमित शाह कह रहे हैं, या फिर जो ममता बनर्जी का दावा है वो ठीक है। तो इसलिए अब हम बात सेकंड फेज की कर लेते हैं। सेकंड फेज में बंगाल की लड़ाई बड़ी दिलचस्प दिखाई दे रही है। जरा बड़ी स्क्रीन पर आप आइए। जो भी दूसरे चरण की बाजी जीतेगा सीएम की कुर्सी तक उसका पहुंचना तय हो जाएगा, क्योंकि पहले चरण का तो चुनाव हो चुका है, मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब बात दूसरे चरण की 2021 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी का वोट प्रतिशत अगर आप देखेंगे, यहां पे अगर परसेंटेज में सीट शेयर भी आप देखेंगे तो 12.67% बीजेपी का। वहीं टीएमसी का इसके अनुपात में आप देखेंगे बहुत बड़ा लार्ज चंक है, 86.61% का है। यानी टीएमसी का सेकेंड फेज में अपर हैंड दिखाई दे रहा है, वो सिक्योर दिखाई दे रही है। अगर टीएमसी अपना वोट बैंक इंटैक्ट रख पाती है तो बीजेपी के लिए यह फेज बहुत मुश्किल होने जा रहा है। अगला आंकड़ा मैं आपके सामने रखती हूं। सेकंड फेज में अगर रीजन वाइज बात करें तो इसमें दो रीजन आते हैं, साउथ बंगाल और ग्रेटर नोएडा। साउथ बंगाल में टोटल 107 सीटें हैं, जिनमें से 18 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 89 सीट पर टीएमसी का कब्जा है। ये देखिए, ये आंकड़ा आपके सामने है। और ग्रेटर कोलकाता की अगर बात करें तो ग्रेटर कोलकाता के अंतर्गत आने वाली 35 सीटों में से बीजेपी कहीं भी नहीं है। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इलाके में पहुंचते हैं, अब गंगा नदी में, आप हुबली नदी कहें या गंगा की बात करें, वहां पर वो नौका विहार करते हैं, तो कोशिश यही है कि ग्रेटर कोलकाता के लोगों के साथ वो अपना जुड़ाव स्थापित कर सकें। एक जो ये सीट देख रहे हैं वो भी अन्य के खाते में जाती है। यानी कि ये दोनों रीजन ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हैं। इसमें अगर आप नॉर्थ 24 परगना, दक्षिण 24 परगना की अगर बात करें, नादिया की बात करें, यहाँ पर बीजेपी मानकर चल रही है, जहाँ पर मतुआ समाज ज्यादा है वहां पर बीजेपी को कोई फायदा हो सकता है। अब एक और आंकड़ा, सेकेंड फेज में मुस्लिम बहुल सीटों की बात करती हूँ, जहाँ टीएमसी हर बार अच्छा गेन करती है। 50 से 70% मुस्लिम आबादी वाली 11 सीटें ऐसी है जिनमें से 10 सीट तो सीधे सीधे टीएमसी के पास जाती दिखाई देती है, अन्य के खाते में एक सीट है, जबकि बीजेपी का यहां पर खाता तक नहीं खुला। 40 से 50% जहां पर मुस्लिम आबादी है वहां पर भी आप देखें 11 में से 11 सीटें जो हैं वो टीएमसी के पास है। 30 से 40% जिन 23 सीटों पर मुस्लिम आबादी है वहां पर 23 की 23 सीट किसके पास है? टीएमसी के पास। यहां तक कि जहां पर मात्र 10 से 20% मुस्लिम आबादी है, यानी कि जिन सीटों पर हिंदू बहुसंख्यक आबादी है, उन 27 सीटों में से भी 23 सीटें बीजेपी, आप देखिए, मात्र 4 पर सिमट गई। 23 सीटें ऐसी हैं जो टीएमसी के पास जाती हैं। मैं इसी एक बिंदु पर रजत जी आपका रिएक्शन चाहती हूं। ये जो आंकड़ा अभी हमने आपके सामने रखा, पहला चरण निकल गया। अगर ये वेव वाला चुनाव है जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, तब तो इस वेव वाले चुनाव में यहां पर भी कुछ गणित बदल सकता है, वरना ये लड़ाई तो शुरू ही वहां से हो रही है जहां पर टीएमसी का अपर हैंड है। रजत जी। जी नमस्कार। देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के उदय की बात करेंगी तो कई सारे प्रदेशों में जहां भाजपा नहीं थी वहां से शुरुआत उसकी अर्बन सेंटर से हुई। जो अर्बनाइज बड़े शहर हैं वहां से उन्होंने पेनिट्रेशन शुरू किया और धीरे धीरे जाके रूरल में अपनी पैठ बैठाई। यहाँ पर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का उदय बड़ा ही विपरीत तरीके से हुआ है। उन्होंने पहले एंटी इनकम्बेंसी गांव गांव में जाके बनाई